हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। इसमें हम देखिएगा घटना चक्र की जो ये आपकी सीरीज़ चल रही है सामान्य ज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, इसका आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखिए ये 12 है, ये मैंने आपको करा दिया था। अब इसके बाद मैं 13वां करवा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश होती है, यानी कि किस स्टेज में ये जो 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें जो आपका कंसेप्चुअल लर्निंग होती है उसमें जो भी संवर्धन होना होता है तो किस में गुंजाइश रहती है कि अच्छे से हो जाए। तो देखिएगा इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था के दौरान। तो देखिए हम सभी जानते हैं अधिगमकर्ता के विकास की किशोर अवस्था, जो आपकी किशोर अवस्था होती है, इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा गुंजाइश होती है कि आपका जो संप्रत्य अधिगम के संवर्धन है उसको किया जा सके, है ना। मतलब जो भी आपका कंसेप्चुअल लर्निंग है उसका संवर्धन किया जा सके। किशोर अवस्था मुख्यतः कैसे बच्चों की होती है 15 से 20 वर्ष में। मानसिक विकास हम सभी जानते हैं क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है और उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। इस अवस्था में किशोर स्थूल माध्यम से सीखने या जानने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वह सूक्ष्म प्रत्ययों की सहायता से काम करता है और उसी के माध्यम से सीखता है, अभिव्यक्त करता है, जानता है ना। तो ये आपकी कौन सी अवस्था हो गई, किशोर अवस्था। क्या पूछा है इन्होंने, अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्य अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश होती है। क्योंकि देखिए बाकी जो अवस्थाएं दी हैं इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो छोटा होता है, तो इस समय वो ऐसा नहीं कर सकता। आगे देखिएगा, किस शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। तो देखिए किस शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है, किसी है ना। तो किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है क्या, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना, या भाषा की शैली से संबंधित विशेषता का मूल्यांकन करना, अन्य व्यक्तियों की विचारधारा का विश्लेषण करना, भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधी भूमिका का अवलोकन करना। तो देखिए ये क्या है आपका, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। देखिए किसी भी परीक्षण में क्रांतिक जो भाषाई परीक्षण होता है वह एक नैतिक दार्शनिक दृष्टिकोण है। यह मूल रूप से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए क्या करता है, उसका जो प्रतिवेदन का परीक्षण करता है या उसका विश्लेषण करता है, यानी कि नैतिक दृष्टि से भाषा के जो दुरुपयोग हुआ है उसका उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करता है। क्या, शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है भाषाई परीक्षण है, तो लैंग्वेज को ही वो करेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है ना। देखिए 4 इन्होंने ऑप्शंस दिए, व्यष्टि अध्ययन शोध, सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध या आपका क्रियात्मक शोध। तो देखिए हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित होता है, चक्रीय प्रकृति का होता है और सुधार केंद्रित होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं जो क्रियात्मक शोध होता है ये क्या होता है। ये एक ऐसी सुव्यवस्थित एवं अन्वेषणात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य सुधार एवं परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे वर्तमान प्रयासों का अध्ययन करना है और उनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाना है। जैसे एक शिक्षक का अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से, या एक विद्यालय प्रशासक का अपने प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया अध्ययन भी इसी प्रकार की श्रेणी में आता है ना। तो इसमें क्या होता है, सुधार भी होता है, चक्रीय प्रकृति मतलब बार बार रिपीट हो सकता है, और इसमें हस्तक्षेप आधारित ये आपका शोध विधि होती है। कौन सी, क्रियात्मक शोध। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4, सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या प्राप्त करना है ना। तो देखिएगा इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, चरों के बीच अंतर, चरों के बीच भिन्नताएं, चरों के बीच साहचर्य या चरों के बीच प्रतिगमन। तो देखिए
ऑब्वियस सी बात है, सहसंबंध कोरिलेशन ज़रूर आप लोगों ने कोरिलेशन जो है मैं समझती हूँ ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट होते हैं या आपके जो ये आपके साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें थोड़ी बहुत मैथ्स आती ही है, स्टैट्स आती ही है, तो उसमें कोरिलेशन होता है ना। तो आप देखिएगा ये जो है आपका, ये क्या हम देखते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि दो चरों के बीच साहचर्य है या नहीं है। तो आपका ये जो सहसंबंध विश्लेषण है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, चरों के बीच साहचर्य को ज्ञात करना। ठीक है, आप देखिएगा सहसंबंध अनुसंधान से तात्पर्य क्या होता है, यह उन अध्ययनों से होता है, इसका तात्पर्य जिनमें चरों के बीच के संबंध की प्रखरता व दिशा को मात्रात्मक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। या सहसंबंध अनुसंधान चरों के बीच सहसंबंध की मात्रा बताने के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि एक चर में परिवर्तन का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। या सहसंबंध गुणांक वस्तुतः वह अनुपात होता है या जो दो चरों के बीच सहसंबंध की सीमा व दिशा को भी अभिव्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी दो चीज़ों का मापन कर रहे हैं, है ना, कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी आपके रिसर्च में दो ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जिनका आप मापन कर रहे हैं कि मान लीजिए क्या स्टूडेंट्स की जो उनकी सामाजिक या कहना चाहिए पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, क्या उसका प्रभाव उनके लर्निंग पर पड़ता है ना। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं, ये तो खैर शोध का विषय है और वैसे मैं जहाँ तक समझती हूँ कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बच्चों को अच्छे तरीके से उन्हें गाइडेंस मिलेगा, अच्छा पारिवारिक माहौल होगा, है ना, तो बच्चे डेफिनेटली थोड़ा बेटर सीखेंगे या अच्छा सीखेंगे। और वहीं यदि बच्चों के पास पुस्तकें ही नहीं हैं, उनको बेटर माहौल नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई करने की उम्र में वो काम करने जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, लर्निंग जो है इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो एक तरह से मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह से हम कोरिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या सहसंबंध है या नहीं है, कि अगर किसी बच्चे की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सहसंबंध विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं। देखिए हमें पता है कि जो हमारे डेटाज होते हैं, जो हम कलेक्ट करते हैं, वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके प्राइमरी डेटा, एक आपके होते हैं सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे सेकेंडरी पूछ रहे हैं, तो देखिए हम सभी जानते हैं सेकेंडरी डेटा में क्या क्या आता है। एक तो आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आते हैं, जो भी गवर्नमेंट द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, मान लीजिए जनगणना से संबंधित हों, हेल्थ से संबंधित हों, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हों या कुछ भी। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, है ना, कोई भी संस्था जो रिकॉर्ड्स अपने कलेक्ट करती है, या आपके पब्लिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वहाँ पर जो डेटा होता है वो भी आपका क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। कमर्शियल इंफॉर्मेशन सोर्सेज लाइक आपके न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, या किसी भी तरीके का आपका जो भी डेटा है जो पहले से ही उपलब्ध है, या इंटरनेट पे भी जो आपको डाटा मिल रहा है ना, वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होता है। तो यहाँ पर अभिलेखी आंकड़े, प्रतिभागियों की डायरी, मौखिक वृत्तांत, ये सब क्या है, आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं। जबकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े, ये आपके NSSO है ना, तो ये जो है आपके, ये क्या है, आपके सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और सही कूट की पहचान करिए। तो देखिए इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हम देखते हैं सीधे सीधे। विश्व स्वास्थ्य दिवस बताइए कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, है ना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व एड्स दिवस ये आपका 1 दिसंबर। ये सभी बहुत ज़्यादा आसान है, ये सभी को मेरे ख्याल से पता ही होंगे। चलिए अच्छा ये बताइए फिर आप, जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, किसकी, WHO है ना, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1948 में। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि ओजोन दिवस जो है ये क्यों मनाते हैं हम। ओजोन दिवस देखिए आपको पता ही है, ओजोन परत होती है उसका डिप्लीशन हो रहा है ना, और ये हमारी हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है, तो इसीलिए हम क्या मनाते हैं, अपना ओजोन दिवस मनाते हैं, है ना। विश्व एड्स दिवस ये हम कब से मना रहे हैं, ये हम 1988 से, कब से, 1988 से ये हम बना रहे हैं। ठीक है,
ये हम मना रहे हैं 1 दिसंबर 1988 से। ठीक है, अच्छा थोड़े से और मुझे बता दीजिए, बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम? पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। अच्छा, जल दिवस कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 22 मार्च को। और हम 22 क्या कहते हैं, मार्च, अप्रैल, मई में क्या बनाते हैं फिर, ये बताइए मुझे कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? हमारा ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ए का 4 हो गया आपका, बी का 3 हो गया, और आपका ये देखिए, सॉरी ये गलत हो गया, ये हमारा ये है, और फिर इसका विश्व एड्स दिवस का आपका हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। चलिए, तो आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। आगे चलिएगा। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है, फिर से आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका जल अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो ये आपका कब आया? ये आपका आया 1974 में। फिर आपका आया वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये आपका कब आया? 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया? 1986 में। और आपका कारखाना अधिनियम, ये कब आया? 1948 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कौन कौन से ऑप्शन, सबसे पहला कौन सा आएगा? तो हम देखते हैं सेकंड कहाँ पर है, देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सेकंड आ गया हमारा। और उसके बाद बी का कौन सा है हमारा? तो हमारा बी का है आपका, हाँ, 4th वाला। ठीक है, तो ये दोनों में ही देखिए 4th दिया हुआ है। सी का कौन सा है? सी का हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ पर 3rd है क्योंकि ये भी एलिमिनेट हो गया। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, आपस में संबंधित वेब पेजों के का एक संग्रह क्या कहलाता है? जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उनका जो एक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं? वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट को जब हम खोलते हैं किसी में तो उसमें क्या हमें मिलते हैं? वेब पेजेस निकलते हैं। ठीक है, तो परस्पर संबंधित वेब पेजों का संग्रह क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। वेबसाइट इंटरनेट पर किसी कंपनी, संस्था आदि का सूचना केंद्र है। ठीक, नेक्स्ट देखिए CAD का क्या तात्पर्य है? तो CAD का आपका तात्पर्य है क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका टेरा का अर्थ या मतलब क्या होता है ना। तो 220, 2 की पावर 20, 2 की पावर 40, 2 की पावर 30 या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो देखिए सबसे पहले टेरा, ये कहाँ पर आता है? देखिएगा टेरा की यहाँ पर बात हो रही है ना। तो देखिए 1 किलोबाइट मान लीजिए, फिर आपका उससे बड़ा 1 मेगाबाइट, फिर उससे बड़ा 1 गीगाबाइट, ठीक, फिर उससे बड़ा 1 टेराबाइट, है ना। इस तरीके से हम बात हो रही है, उससे भी बड़े और होते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यदि हम कह रहे हैं कि 1 टेराबाइट इसकी पावर 2 की पावर इज टू 10, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक KB को हम अगर बार बार 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 10 तक, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो ये हमारा निकल के आ जाएगा किलोबाइट, है ना। तो इसी तरह से हमारा जो है बाइट्स को अगर हम बाइट्स को 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारा KB आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगर हम उसको 20 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा मेगाबाइट। और अगर हम KB को 30 यानी 2 की पावर 30 यानी कि 30 बार 2 से अगर हम गुणा करते चले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा गीगाबाइट। और यदि हम 40 बार करते चले जाएंगे ऐसा तो हमारा आ जाएगा टेराबाइट, है ना। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 2 की पावर 40। नेक्स्ट देखिएगा, प्रिंटर की इमेज चित्र गुणवत्ता को मापा जा सकता है किसमें? तो इसका मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रही हूँ। प्रिंटर की इमेज गुणवत्ता को मापा जाता है DPI यानी कि डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने ज़्यादा डॉट्स आते हैं, जितने ज़्यादा डॉट्स आएंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी क्वालिटी मानी जाती है, हाई रेजोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट है हमारा 4G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल। तो देखिए
इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका जनरेशन, 4th जनरेशन, ठीक है, 5th जनरेशन। अब देखिए, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो देखिएगा 1977 में या आपका 1978 में या आपका 1980 में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। यानी कि देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सबसे पहले हम ये जानते हैं कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपके लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि यूएसएसआर, है ना, अभी हम उसको वर्तमान में रूस बोल सकते हैं, ठीक है। इसके संविधान से हमने मूल कर्तव्य लिए थे। अच्छा ये बताइए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? तो वो हमने लिए थे अमेरिका से, ठीक है। और इसी तरह से यदि हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो वो हमने कहाँ से ली थी बताइए? वो हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट देखिएगा, इन्हें भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1976 के द्वारा वर्ष 1977 में जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन आपका 1976 होता तो ये होता, लेकिन यहाँ पर जोड़ा कब गया था? 77 में, और आपका ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1977 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और ये देखिएगा, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी मौलिक कर्तव्यों की या मूल्य कर्तव्यों की? आपकी 10 थी, लेकिन बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया, तो अब हमारी कितनी हो गई है? 11। और ये किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है बता सकते हैं? तो ये हमारा 46वां जो संविधान संशोधन था हमारा, उसके द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बालकों की, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बालकों की स्थापना कब की गई? तो देखिए, बालकों की स्थापना कब की गई थी? 27 नवंबर 1965 को की गई थी। इसे भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि पहला जो है ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए, इसमें आपका हम चारों ही ऑप्शंस को देखते हैं। जो कर्नाटक का आपका प्रथम युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? आपका 1946 और 48 के बीच में। फिर आपका कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये आपका देखिए गलत है, ये आपका हुआ था 1749 से 54 के बीच में। उसके बाद आपका कर्नाटका का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1758 से 63 के मध्य में। और पानीपत का तीसरा युद्ध आपका कब हुआ था? 1761 में, ठीक है। अब ये देखिएगा, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्धों को कर्नाटका युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। पहली सूची में क्या दी हुई हैं? आपकी झीलें दी गई हैं और दूसरी में आपकी भारत के राज्य दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका सला या साला झील। ये आपकी कहाँ पर है? तो देखिए, ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हमारी साला झील है। आगे देखिए हाफ लॉन्ग झील आपकी कहाँ पर है? असम में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और तलवारा झील है आपकी राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान तलवारा झील। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, पहले आपका आएगा 2, फिर 4, फिर आपका आएगा 1 और फिर आएगा 3, यानी 24-13। तो देखिए 24-13 कहाँ है? 24-13 आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है? तो देखिए, ये आपकी की गई है अनुच्छेद कौन सा है?
17वां अनुच्छेद जो है वो आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। यानी कि इसमें क्या है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत इसका अंत किया जाएगा तथा उसका किसी भी रूप में, है ना, प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा सूची नंबर 1 फिर से और आपकी सूची नंबर 2। तो देखिए एंड्रयू फ्रेजर, ये कब था, इसके समय में कौन सा आयोग आया? मैंने जो अपनी वीडियोस कराई हैं इतिहास वाली उसमें आपको ये सब कराया है। एंटनी, मैकडोनल, कॉलिन स्कॉट, मैनक्रीफ और आपका थॉमस रॉबर्टसन। तो देखिए सबसे पहले हैं आपके एंड्रयू फ्रेजर। तो इनके समय में कौन सा आयोग आया? पुलिस आयोग। ठीक है, पुलिस आयोग। दूसरा है आपका, और ये कब आया था? 1902-3। ठीक, दूसरा है आपका एंटनी मैकडोनल। इनके समय में कौन सा आयोग आया? तो आपका आया अकाल। ठीक, अकाल आयोग 1900 से 1। देखिए फिर है आपका कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। ठीक है, तो इनके समय में कौन सा आया? तो आपका आया सिंचाई। ठीक है, तो ये आपका आया था सिंचाई आयोग आपका 1901 से, और आपका आया ये 1903 तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थॉमस रॉबर्टसन। इनके समय में कौन सा आया? रेलवे आयोग। ठीक है, और ये आपका 1901 से, ये भी आपका 1903 तक। ठीक है, तो देखिए रॉबर्टसन रेलवे, है ना, और आपका मॉनक्रीफ सिंचाई, मैकडोनल अकाल, है ना, मैकडोनल अकाल, और एंड्रयू फ्रेजर ये आपका पुलिस। ठीक है, पुलिस। आगे देखिएगा तो आज का इसका मतलब आपके कौन कौन से हो गए ऑप्शंस? लाइन से अगर हम लगाएंगे 3, 1, 2, 4। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ पर हुआ था? तो देखिए मोपला विद्रोह हुआ था, ऑप्शंस देखते हैं, तेलंगाना में, मालाबार में, मराठावाड़ में या विदर्भ में। तो देखिए मोपला विद्रोह जो था आपका, ये आपके कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। ठीक है, ये हमारा जो प्यारा भारत है, आप देखिए केरला कहाँ पर है? देखिए ये है आपका पश्चिमी घाट, ये सब चल रहा है, तो आपका जो केरला है वो यहाँ पर ही है, है ना, ये आपका नीचे का जो पार्ट है ये केरला है ना, और यहीं पे आपका क्या है? मालाबार। तो इसीलिए मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार, है ना, क्षेत्र में मोपलाओं के द्वारा किया गया, जो कि 1921 में किया गया, इसीलिए इसको मोपला विद्रोह कहते हैं। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यानी जो बटाईदार थे वो मुस्लिम्स थे और जो जमींदार थे वो कौन थे? हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था तथा इसका अन्य कारण क्या था कि अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। खिलाफत आंदोलन चला था ना, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियोस में, तो वही है ना। अब देखिएगा इसका आंसर हो जाता है मालाबार या केरला, कुछ भी हो सकता है, दोनों ही सही है। अच्छा, हाल के जब मैंने यहाँ पे भारत का थोड़ा सा ये बनाने की कोशिश की है, चित्र कह लीजिए, मैप कह लीजिए, तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो आपका पश्चिमी और उत्तरी दोनों घाट से लगता है? तो वो है आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु जो है आपका, आप देख सकते हैं, ये जो तमिलनाडु राज्य है वो हमारा दोनों ही इधर इस तरीके से इधर भी लगता है और इधर भी आपका जाता है ये, तो इसीलिए ये जो आपका राज्य है तमिलनाडु, ये पश्चिमी और उत्तरी दोनों ही के बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मतलब इधर से स्टार्ट होके इसका हिस्सा काफ़ी यहाँ तक भी आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किनके सुझावों पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना शुरू करा? तो देखिए केशव चंद्र सेन, इनके सुझाव पर, या अक्षय कुमार दत्ता, या आपके हैं कौन से? तो ये हैं आपके द्वारकानाथ गांगुली या आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आप देख सकते हैं दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपका जो केशव चंद्र सेन है, इनके ही सुझावों के आधार पर दयानंद सरस्वती जी ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत की जगह हिंदी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और फिर क्या हुआ था? उन्हीं की प्रेरणा से दयानंद सरस्वती ने
1875 में। कब? 1875 में सत्यार्थ प्रकाश, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और ये किसमें? इसका प्रकाशन जो है हिंदी में किया गया था। आगे देखते हैं, चंपारण में आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया था? ठीक है, तो किसने राजी किया था गांधी जी को चंपारण में? तो देखिए आने के लिए, तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ल। कौन थे आपके? राजकुमार शुक्ल। देखिए हम सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत में कब लौट कर आए थे? 1915 में, है ना? डेट बता सकते हैं? वही डेट है जिस पर हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हर साल, और ये इसीलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। तो देखिए इन्होंने, गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में किया था, है ना? और चंपारण यहाँ पर देखिए किया था 1917 में। ठीक है, अब ये देखिएगा, वर्ष 1916 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने, ये कौन थे? किसान थे राजकुमार शुक्ल जी। इन्होंने ही गांधी जी से लखनऊ जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। अच्छा ये बताइए, क्या ये गांधी जी का पहला कहना चाहिए सत्याग्रह था चंपारण वाला, या उससे भी पहले गांधी जी ने कोई और सत्याग्रह किया था और कहाँ किया था? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बताती हूँ। इसमें जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? आपका वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार बोत्सवाना के लेट्साइल टेबेगो, किसको? बोत्सवाना के लेट्साइल टेबोगो। कहाँ ये रहे देखिए, और ये कहाँ के हैं? बोत्सवाना के। तो इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, और अगर हम महिलाओं में बात करते हैं तो सिफान हसन को 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला वर्ल्ड एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए मैं लिख देती हूँ, अगर विमेन में बात होगी तो ये है आपकी सिफान, और उसके बाद सिफान हसन। ठीक है, इनको 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, पुरुषों में टेबेगो, ऐसे ध्यान रख लीजिए, और महिलाओं में हसन, पुरुषों में टेबेगो। नेक्स्ट है, विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है? देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, ये है आपका फ्रंटियर, और ये कहाँ का है? ये आपका यूएसए का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा ये बताइए भारत का कौन सा है, और दूसरे और तीसरे कौन कौन से कंप्यूटर हैं, क्या बता सकते हैं? तो देखिए दूसरा वर्ल्ड का जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो है आपका अरोरा। कौन सा है? अरोरा, अरोरा। और तीसरा कौन सा है? ईगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए ऑपरेशन अभियान के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमें जो गलत है उसको फाइंड आउट करना है या फाइंड आउट करना है, नहीं है। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती क्या हैती से संबंधित है? दूसरा है आपका ऑपरेशन कामधेनु, क्या जम्मू कश्मीर से संबंधित है? मिलन 2024 क्या जैसलमेर से संबंधित है? और पर्वत प्रहार क्या आपका लद्दाख से संबंधित है? तो देखिए इसमें गलत कौन सा है? ये वाला भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ भी। आपका जो सी वाला है ये आपका इनकरेक्ट है। मिलन 2024 ये जैसलमेर में नहीं हुआ था, तो फिर ये कहाँ पर हुआ था? ये देखिए, ये क्या है? द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जिसका 2024 में आयोजन कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत की प्रमुख
बहुउद्देशीय परियोजनाओं एवं उससे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं। तो देखिए बगलिहार परियोजना, क्या ये चिनाब नदी पर है? बिल्कुल करेक्ट, ये आपकी चिनाब नदी पर है। माता टीला परियोजना, क्या ये बेतवा नदी पर है? बिल्कुल सही, ये बेतवा नदी पर है। गायकवाड़ी परियोजना, क्या ये भद्रा नदी पर है? गलत, ये भद्रा नदी पर नहीं है। और जवाहर सागर परियोजना, क्या ये चंबल नदी पर है? हाँ, ये चंबल नदी पर है। तो फिर ये देखते हैं कि गायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर है? ये है आपकी गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? ये आपकी गोदावरी नदी पर, और ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए जबकि आपकी जो बगलिहार परियोजना है चिनाब नदी पर, ये कहाँ पर है? आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट आपकी जो बेतवा नदी पर आपकी माता टीला परियोजना है, तो ये आपकी कहाँ है? हमारे यूपी में। और आपकी जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है, जो कि चंबल नदी पर है? ये है आपकी राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए शक्कर नगर तेलंगाना में है, शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, भारत में माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनशॉ जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, या भारत में प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चलाई गई थी? तो देखिए इसमें कौन सा आपका गलत है? इसमें आपका लास्ट वाला ही गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में मेट्रो रेल अथवा भूमिगत मेट्रो रेल सबसे पहले कहाँ चलाई गई थी? तो आपकी ये कोलकाता में चलाई गई थी। ठीक है, चलिए तो यही आपका गलत हो जाता है, जबकि ये सब आपका सही है। शक्कर नगर तेलंगाना, शक्कर का प्याला यूपी, भारत में माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनशॉ जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। और आपका ऑप्शन डी गलत हो गया, क्योंकि भूमिगत ट्रेन सबसे पहले मेट्रो ट्रेन आपकी कोलकाता में चलाई गई थी। अगला देखिए, कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, क्या ये आपका सही है? बताइए। दूसरा है आपका मदन लाल ढींगरा ने 1909 में विलियम कर्जन वाइली की हत्या गोली मारकर की थी, क्या ये आपका सही है? और तीसरा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम रास बिहारी बोस ने फेंका था, क्या ये आपका सही है? चौथा है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर हमले से संबंधित मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, क्या आपका ये सही है? हाँ, ये आपके देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ये आपके बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हार्डिंग द्वितीय पर जो बम था वो रास बिहारी बोस जी के द्वारा नहीं फेंका गया था, बल्कि बसंत विश्वास, किसके द्वारा? बसंत विश्वास। ठीक है, इनके द्वारा जो है बम फेंका गया था। और हमले की रूपरेखा किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। मतलब इन्होंने केवल रूपरेखा बनाई थी, पर बम फेंका किसने था? बसंत विश्वास ने। नेक्स्ट देखिएगा, 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है ना, 26 दिसंबर 2024 को। इनसे संबंधित गलत कथन कौन सा है? गलत बताना है हमें। तो देखिए ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरा है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 2014 से 2015 तक रहा, या ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए आपका जो गलत इसमें ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, इनका निधन हम सभी जानते हैं 26 दिसंबर 2024 को कितनी वर्ष की आयु में हुआ? तो देखिए 92 वर्ष की आयु में हुआ था। और ये 2004 से 2015 नहीं 2014 तक है ना देश के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए थे। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि आपके यूजीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हीं के समय में क्या आई थी आपकी 1991 में, इन्हीं के समय में आपकी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की आपकी पॉलिसी आई थी, जिसने आर्थिक सुधारों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे चलते हैं।
भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम अगस्त 2024 में कहाँ शुरू किया गया? तो देखिए बहुत आसान है ये। पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम अगस्त में कहाँ शुरू किया गया? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। और देखिए इसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति। क्या नाम है इसका? अन्नपूर्ति। नेक्स्ट देखिएगा, सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इनमें से जो आपका हरियाणा है वो आपका पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कहा है कि हम सभी फसलों पर एमएसपी, है ना, हम सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन से हैं या थे जब इन्होंने घोषणा की थी? तो ये है आपके नायब सिंह सैनी। ठीक है। इन्होंने ही उस समय यह घोषणा की थी। अच्छा बताइए, एमएसपी कितनी फसलों पर लागू होता है? कमेंट बॉक्स में ये बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और मैंने एक और सीरीज़ स्टार्ट करी है, यदि आपने ध्यान दिया हो, स्टैटिक जीके की। वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो आपका जीएस है उसमें देखिए हमेशा से ही आपका करंट तो आता ही है, साथ ही में आपका स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो देखिए मैंने आपके स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ पर्टिकुलरली स्टार्ट करी है और साथ ही में मैं अब एक करंट की भी आपकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। यदि आप लोग इस चीज़ को चाहते हैं मैं करंट की सीरीज़ एक स्टार्ट करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसे भी स्टार्ट कर दूँगी। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों